डेमोक्रेसी के अंदर ना कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत सारे लोगों के साथ कंसल्टेशन, डेलिब्रेशन, डिस्कशन किया जाता है। तो जब इतने ज्यादा लोग जो है उस डिसीजन को अप्रूव करेंगे एट द एंड, तो जाहिर सी बात है ना कि वो एक अच्छा डिसीजन होगा। ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब होता है? जैसे मैं किसी भी ट्रांसपेरेंट चीज की बात करूं जिसके आर पार आपको दिखता है, तो यार ऑब्वियसली क्योंकि डिसीजंस जब भी डेमोक्रेसी के अंदर लिए जाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करके लिए जाते हैं। और बच्चों, डेमोक्रेसी यही मेक श्योर करता है। डेमोक्रेसी के अंदर हम ये नहीं है कि ग्रजेस होल्ड करके बैठे रहेंगे, लोग लड़ाई झगड़े करते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे उस चीज का। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस क्लास में। बच्चों, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की क्लास में हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि डेमोक्रेसी कौन कौन से नतीजे, कौन कौन से आउटकम्स, कौन कौन से रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करता है। हम लोगों ने बच्चों डेमोक्रेसी को चूज तो कर लिया, लेकिन उसके बाद अब हमें देखना है कि यार जिस वजह से चूज करा था क्या वो उन चुनौतियों का सामना कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो चलिए फटाफट से अपनी इस क्लास में आगे बढ़ते हैं और चलकर देखते हैं सबसे पहले तो डेमोक्रेसी बेहतर क्यों है। यार देखो, सिंपल सी बात है, हम ना शॉपिंग करने जाते हैं, शॉपिंग मॉल में, मार्केट, हमें क्या है, हम कुछ भी चीज अगर खरीदते हैं तो क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमें लगता है ये चीज बाकी चीजों से बेहतर है। कल को तुम लोग शादी करोगे, शादी करने के लिए पति चुनोगे, पत्नी को चुनोगे, क्यों चुनोगे? ठीक है, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि ये जो इंसान है ना वो बाकी सबसे बेटर है, बेहतर है। असल में ऐसा होगा नहीं, लेकिन लगेगा तो सही। अब वही बात है कि हमने भी डेमोक्रेसी को चूज क्यों करा? क्योंकि हमें लगा कि यार डेमोक्रेसी बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है। बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं जैसे मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, ओलिगार्की है, इन सब को हटाकर हमें लगा कि यार डेमोक्रेसी तो बेटर है, सबसे बेस्ट है। क्यों लगा बेस्ट है? उसके पीछे रीजंस है। क्योंकि बच्चों सबसे पहली चीज तो है कि ये ना इक्वालिटी प्रमोट करता है सिटीजन्स के बीच में, कि जो है जितने भी नागरिक हैं उनके बीच में समानता रहे, हर कोई समान है। ठीक है, तो ये ऐसा मतलब डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा माना जाता है कि एवरीवन इज एन इक्वल सिटीजन। दूसरी चीज है कि इट एनहांसेस डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। हर व्यक्ति, चाहे वो एक महिला हो, आदमी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अमीर हो, गरीब हो, हर किसी को बराबर रूप से इज्जत प्रोवाइड करता है डेमोक्रेसी। तीसरी चीज है इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। यार डिसीजन तो चलो लिया ही जाएगा, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी का डिसीजन जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर लिया जाता है। व्हाई? रीजन पूछोगे कि मैम ऐसा क्यों है, डेमोक्रेसी के अंदर ही अच्छी क्वालिटी का डिसीजन कैसे है? क्योंकि यार देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी के अंदर ना कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत सारे लोगों के साथ कंसल्टेशन, डेलिब्रेशन, डिस्कशन किया जाता है। तो जब इतने ज्यादा लोग जो है उस डिसीजन को अप्रूव करेंगे एट द एंड, तो जाहिर सी बात है ना कि वो एक अच्छा डिसीजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अब लड़ाई झगड़े कहाँ नहीं होते हैं, है ना? घर पे थोड़ा सा कोई ऊंची आवाज में बात कर दे तो झगड़ा हो जाता है। लेकिन बच्चों अब इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगी ही, लेकिन उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने का मेथड प्रोवाइड करेगा डेमोक्रेसी। उसके बाद अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। गलती कर दी है, अब उस गलती को सुधारने का टाइम आ गया है, तो गलतियों को सुधारने का भी मौका आपको डेमोक्रेसी देती है। वही बात है यार कि वो भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। ठीक है, तो गलती तो हो गई है, गलत नेता लोग चुन लिए, गलत सरकार बना ली, लेकिन अगली बारी there is a chance to redeem yourself. ठीक है, so you'll get a chance and next time you can try and get better leaders, form a better government. तो that is up to you. और लास्ट चीज है, ऑब्वियसली डेमोक्रेसी गुड इन प्रिंसिपल है बट नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस। तो यार हमने जब डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करा था ना, हमें पता था कि डेमोक्रेसी के अंदर ये होता है, वो होता है, वो होता है, ये होता है, बट जब असल में प्रैक्टिस की बात आती है तो उतना ज्यादा भी अच्छा डेमोक्रेसी नहीं देखने को मिलती। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहली एक्सपेक्टेशन है कि हमने माना कि डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट लेकर आएगी। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट, सबसे पहला आउटकम हमने यही एक्सपेक्ट करा था डेमोक्रेसी से कि यार डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार बनाएगी जो सरकार लोगों की तरफ काफी ज्यादा जवाबदेही होगी। लोग अगर उससे कोई सवाल पूछेंगे तो सरकार झट से जो है जवाब देगी, अपने एक्शंस को बताएगी। साथ ही में एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी। लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब है कि लोग जो हैं, लोगों के मत से सरकार को बनाया जाएगा एंड एट द एंड ऑफ द डे सरकार को पावर किसने दी है? लोगों ने दी है। तो इट इज अ लेजिट गवर्नमेंट। ठीक है, लेजिटिमेट कि कानून द्वारा बनाई गई है, कानून में लिखा है कि कैसे बनाई जाएगी सरकार और उसी प्रोसीजर के थ्रू बनाई गई है और लोगों ने ही जो है, लोगों के, हम बोल सकते हैं कि उनके एक कंसेंसस से वो गवर्नमेंट बनी है।
तो इट इज डेफिनेटली अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब देखो होती है कि नहीं होती वो देखना है। अब हमारी क्या एक्सपेक्टेशन रहती है डेमोक्रेसी से? यही एक्सपेक्टेशन रहती है कि एक ऐसी सरकार आएगी जो कि सिटीजन्स की तरफ अकाउंटेबल होगी और रिस्पॉन्सिव होगी टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन। तो यार अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही। ये नहीं है कि आपने सरकार बनाई और कल को सरकार आपको इग्नोर करने लग गई कि अरे यार अब तो मेरे पास पावर आ गई है, तुम कौन, है ना? नहीं, दैट शुड नॉट हैपन। कल को अगर आपने सरकार बनाई है, आपके कुछ ग्रीवेंसेस हैं, आपकी कुछ उम्मीदें हैं उस सरकार से, आपकी कोई जरूरतें हैं जो आप चाहते हो कि वो सरकार पूरा करेगी, आपके लिए काम करेगी, तो डेफिनेटली द गवर्नमेंट शुड लुक इनटू दैट, है ना? आपकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस की तरफ उसको देखना पड़ेगा, आपकी बातों को सुनना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। यही सोचकर हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करा था। नाउ सिटीजंस विल डेफिनेटली आस्क फॉर एन आंसर। लोग जो है वो तो जवाब पूछेंगे ही, ठीक है? अब बच्चों एक चीज होती है, ऑब्वियसली हम लोग ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ अ डेमोक्रेसी शोज अ मिक्स्ड रिकॉर्ड, देन व्हाई डू वी एक्सेप्ट इट? एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो हम यार देखो जाहिर सी बात है कि हम लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट हो, ट्रांसपेरेंसी वहां पे रहे। ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है कि जो भी तौर तरीके सरकार मतलब एक तरीके से फॉलो कर रही है, डिसीजंस किस तरीके से ले रही है, जो भी चीजें कर रही है वो काफी ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि सिटीजंस देख सके कि व्हाट द गवर्नमेंट इज एक्चुअली डूइंग, हाउ द गवर्नमेंट इज परफॉर्मिंग, इज इट लिसनिंग टू अस, इज इट लुकिंग एट आवर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, कि हम जो जो उससे चाह रहे हैं क्या वो हमारी बातों को सुन रही है, क्या वो हमारे लिए काम कर रही है कि नहीं। तो एक वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए, बट असल में ऐसा नहीं होता है, असल में ऐसा नहीं होता है बच्चों। लेकिन फिर भी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों, बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से तो फिर भी डेमोक्रेसी बेटर ही है। वही बात है कि इट इज फ्लॉड बट स्टिल इट इज बेटर। हम उसे इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि इतनी खामियों के बावजूद फिर भी एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपकी बात को सुनेगी। बाकी तो, और अगर नहीं सुनेगी तो कल को उसे बदल दिया जाएगा ना। हम उसे इसलिए एक्सेप्ट करते हैं कि अगर चलो आज एक सरकार आ रही है, हमने उससे उम्मीद तो यही लगाई थी कि वो हम अकाउंटेबल रहेगी, रिस्पॉन्सिव रहेगी, बट वो नहीं सुन रही हमारी बात, तो क्या हो गया? कल को उसको बदल देंगे, दूसरी को ले आएंगे, है कि नहीं? एक जाएगी दूसरी आएगी, सही बात है, वही वाली बात है। तो इसलिए हम उसको एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज वी कैन करेक्ट आवर मिस्टेक्स, राइट? अब नेक्स्ट चीज है, और एक्सेप्ट इसलिए भी करते हैं बिकॉज इट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि बच्चों कुछ भी करके ऐसे सरकार बना दिया है, नहीं, पीपल्स ओन गवर्नमेंट है और लोग जो है ना हमेशा ऐसे रिप्रेजेंटेटिव से ही रूल करवाना चाहेंगे जो कि उनके द्वारा चुने गए हैं। कल को कोई भी व्यक्ति आज सरकार में बोलते कि मैं अब आज से आपके देश पे राज करने वाला हूं, आप लोगों पे राज करने वाला हूं, तो हम उनका रूल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रूल एक्सेप्ट इस वजह से करते हैं क्योंकि वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, हमने उसे खुद से बनाया है, लोगों के खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोगों जो कि लोगों ने खुद से चुने हैं और फिर उनको पावर दी है अपने ऊपर राज करने की, ठीक है? सो दैट इज वाई। अब यहां पे समझेगा द होल क्रक्स इज कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट करा कि डेमोक्रेसी अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव रहेगी। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, प्रैक्टिस में देखा जाए तो एक मिक्स्ड रिकॉर्ड देखने को मिलता है, कभी करती है कभी नहीं करेगी, उस हिसाब से फंक्शन। लेकिन फिर भी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि यार हमारे पास ये ऑप्शन है कि अगर कोई गवर्नमेंट हमारी नीड्स की तरफ, एक्सपेक्टेशंस को नहीं सुन रही तो कल को उसे बदल देंगे। साथ ही में एक और प्लस पॉइंट है कि इट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, लोगों ने खुद से चुनी है, लोगों ने खुद से पावर दी है और लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा ही शासन चाहते हैं, ठीक है? तो वो वाली चीज है। चलो, तो यहां तक फर्स्ट एक्सपेक्टेशन को हमने देख लिया। नेक्स्ट चीज है, इज डेमोक्रेसी एफिशिएंट? क्या डेमोक्रेसी प्रभावी होती है? देखिए, इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉस्ट, इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन, नेगोशिएशन. A government that may take decisions very fast, may take decisions that are not accepted by the people and may therefore face problems. Obviously, बच्चों प्रभावी का मतलब, अब कुछ ना डेमोक्रेसी के हेटर्स हैं, वो बोलते हैं डेमोक्रेसी ना एफिशिएंट नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी नतीजा लेना हो तो उसमें काफी ज्यादा समय लगता है, बहुत टाइम लगता है। बट यार देखो ना, कंपेयर करते हैं, ठीक है? सपोज एक गवर्नमेंट है हमारी डिक्टेटरशिप और एक गवर्नमेंट है हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब डिक्टेटरशिप के अंदर क्या है? डिक्टेटरशिप के अंदर एक ही लीडर है, तानाशाह। अब वो तानाशाह का जो मन करेगा डिसीजन लेने का, वो तो आएगा, डिसीजन लेगा, सुनाएगा, और तुमको पसंद हो डिसीजन, ना पसंद हो, अरे क्या करो, मानना ही पड़ेगा तुमको।
ठीक है। तो ऑल्दो एक डिक्टेटरशिप में डिसीजंस बहुत फास्ट लिए जाएंगे, बट वो डिसीजंस लोगों को एक्सेप्टेबल ही नहीं होंगे, तो फिर ऐसे डिसीजन का फायदा क्या है। तो वहीं पे इवन दो डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजंस बहुत स्लो लिए जा रहे हैं क्योंकि इतने सारे लोगों से कंसल्टेशन, डेलिब्रेशन, डिस्कशन हो रहा है, बट एट द एंड जो डिसीजन लिया जाएगा वो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाला डिसीजन लिया जाएगा विच वुड बी एक्सेप्टेबल बाय मोस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है। सो यहाँ पे वही बात है कि अगर एक ऐसी सरकार है जो डिसीजन बहुत जल्दी ले भी लेती है, बट अगर वो डिसीजंस एक्सेप्टेबल ही नहीं है लोगों द्वारा, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना। तो एटलीस्ट डेमोक्रेसी भाई हमने मान लिया बहुत टाइम लगा रही है, बट लोगों द्वारा तो वो डिसीजंस माने जा रहे हैं, लोगों को तो वो डिसीजंस अच्छे लग रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि नहीं, है ना। चल अब बच्चों बात आती है ट्रांसपेरेंसी की। भाई मैंने अभी भी आपको बताया कि ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट रहनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। अ सिटीजन हु वांट्स टू नो दैट इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर्स कैन फाइंड दिस आउट। शी हैज द राइट एंड द मींस टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है कि ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब होता है। जैसे मैं किसी भी ट्रांसपेरेंट चीज की बात करूं जिसके आर पार आपको दिखता है, तो यार ऑब्वियसली क्योंकि डिसीजंस जब भी एक डेमोक्रेसी के अंदर लिए जाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करके लिए जाते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, उसके बाद उन नतीजों को लिया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति ये भी जानना चाहे कि क्या वो नतीजा करेक्ट प्रोसीजर के थ्रू लिया गया है कि नहीं, तो उसके पास भी ये अधिकार है और ये जरिया है कि वो जो है उस डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को एग्जामिन कर सकता है। मतलब आप ये जान सकते हो कि सरकार ने जो नतीजा लिया है क्या वो सही ढंग से लिया है या नहीं लिया है। तो एक ट्रांसपेरेंसी जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर में वो बन रखी है। दैट इज व्हाई डेमोक्रेसी को हमने चूज करा है। वी वर नॉट फूल्स। ऑलराइट। सो बच्चों ये तो था पार्ट 1 जहां पे हमने बात करी अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट की, जहां पे आपने ये भी देखा कि इज अ डेमोक्रेसी एफिशिएंट, आपने ये भी देखा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी भी होती है। ऑलराइट। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट आउटकम पे आते हैं जो कि है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास और डेवलपमेंट की बात की जा रही है, आर्थिक रूप में आगे बढ़ने की बात की जा रही है। अब बच्चों देखो बड़ी सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक है। हमने ये तो एक्सपेक्ट करा था कि एक डेमोक्रेसी के अंदर एक अच्छी सरकार फॉर्म होगी, लोगों के मत द्वारा, लोगों के कंसेंसस द्वारा सरकार फॉर्म होगी, बट इट इज नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड आल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट। लेकिन यार इससे ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि डेमोक्रेटिक एक अच्छी सरकार भी एक्सपेक्ट करो और फिर बोलो कि यार इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। दोनों चीजें मत एक्सपेक्ट करो, इतना ज्यादा प्रेशर भी मत डालो, है ना। तो वही वाली चीज है, ये मत सोचो कि बच्चा मैथ्स में भी टॉप करेगा, साइंस में भी टॉप करेगा, तो वही वाली चीज है। ठीक है। तो आपने ये तो एक्सपेक्ट कर लिया था कि वो एक अच्छी गवर्नमेंट लेकर आएगा, बट डोंट एक्सपेक्ट दिस मच ऑल्सो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी धड़ल्ले से होने वाली है। अब यहां पर ना एक आर्ग्यूमेंट आता है कि अगर हम डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी को कंपेयर करें, दोनों सरकारों को कंपेयर करें 1950 से लेकर 2000 तक, और ग्रोथ रेट कंपेयर करें, तो हल्का सा स्लाइटली डिक्टेटरशिप्स का ग्रोथ रेट डेमोक्रेसी से बेहतर देखने को मिलता है। तो क्या, तो इस बेसिस पे डिक्टेटरशिप ले आए, तानाशाह को ले आए, वही बात है। ठीक है। बट इस बेसिस पे हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यार इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस वजह से नहीं होती कि डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर होती है, जैसे कि आपके देश का जो जनसंख्या है वो कितनी है, पॉपुलेशन साइज कितना है, ग्लोबली क्या सिचुएशन चल रही है, क्या आपको दूसरी कंट्री से कोऑपरेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही, आपकी इकोनॉमिक प्रायोरिटी क्या है। क्या बच्चों पहले आपकी प्रायोरिटी ये है कि आपको अपने देश से गरीबी हटानी है, या फिर क्या आपकी ये प्रायोरिटी है कि हमको इकोनॉमिकली बहुत आगे जाना है। तो वो भी डिपेंड करता है कि आपकी गवर्नमेंट जो है कौन सा पाथ चूज करती है। क्या उसको अपनी पहले सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना है, या वो गवर्नमेंट सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे ही फोकस करती जा रही है और सोशल प्रॉब्लम्स को कह रही है अरे हट, हमें नहीं देखना। ठीक है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत सारी चीजों पर निर्भर रहती है। सिर्फ इस बेसिस पर आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार डिक्टेटरशिप के अंदर हल्की सी इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है तो चलो डिक्टेटरशिप बेटर है। नो, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर एडेड बेनिफिट्स जो कि डेमोक्रेसी के अंदर है, और सिर्फ एक चीज पर, एक इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस पर आप, वो भी हल्का सा इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस पर, आप ये नहीं बोल दोगे कि डिक्टेटरशिप इज बेटर देन अ डेमोक्रेसी, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। एंड बाकी तो डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस काफी ज्यादा हैं डिक्टेटरशिप से, तो सिर्फ एक चीज की वजह से हम रिजेक्ट थोड़ी कर देंगे।
ठीक है, वही बात है। पार्ट 3 आता है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। क्या लगता है बच्चों, क्या डेमोक्रेसी असमानता को और गरीबी को रिड्यूस कर पा रही है? अब ये तो थोड़ा लेजिट है, मतलब आप डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट करो कि चलो अभी तो आपने ये बोल दिया कि हमारी इकोनॉमिक प्रायोरिटी नहीं है ना, कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं ला पा रहे, बट ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल है कि आप ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि देश के अंदर जो असमानता है अमीरों और गरीबों के बीच में, उसको कम किया जा रहा है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन को कम किया जा रहा है, गरीबी को कम किया जा रहा है, ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्या ऐसा हुआ है? तो ये रीजनेबल है कि आप डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करो कि वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करेंगी। They are based on political equality. We find growing economic inequalities. Poor constitute a large proportion of our voters, and no party would like to lose their votes. Yet, democratically elected governments do not appear to be as keen as to address the question of poverty as you would expect them to. ठीक है? तो यार यहाँ पर ना एक्चुअली बड़ी सिंपल सी बात है। सिंपल सी क्या बात है, आप लोग देख ही सकते हो कि ये तो रीजनेबल है कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार डेमोक्रेसी जो है ना इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को रिड्यूस करेगी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का मतलब है कि मतलब बच्चों जो गैप होता है बिटवीन द रिच एंड द पुअर, यानी कि हमारे गरीब और अमीर लोगों के बीच में जो गैप होता है उसको कम करेगी डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी से। नाउ बट दिक्कत की बात यह है कि हम लोगों की जो डेमोक्रेसी होती है ना, ये पॉलिटिकल इक्वालिटी तो पक्का इंश्योर करती ही करती है। तो एक टाइप की इक्वालिटी, एक टाइप की समानता जो कि डेमोक्रेसी अपने साथ लेकर आती है, वो होती है राजनीतिक रूप में समानता। यानी कि बच्चों आप लोगों को पता ही है कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी इन द सेंस कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू हर 18 साल से ऊपर व्यक्ति जो होता है, 18 साल से ऊपर व्यक्ति को द राइट टू वोट मिलता है, वो भी बराबर रूप से। सबके वोट की वैल्यू एक ही होती है, हर किसी के पास राइट टू वोट होता है। साथ ही में पॉलिटिकल राइट्स की अगर बात करें, एनीवन कैन स्टैंड इन द इलेक्शंस, टेक पार्ट इन द इलेक्शंस एंड ऑल ऑफ दैट। तो एक तरीके से पॉलिटिकल रूप से तो हर कोई बराबर है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, ऑल ऑफ दैट वी नो। तो पॉलिटिकल सेंस में तो इक्वालिटी लेकर ही आ रहा है डेमोक्रेसी, लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक रूप में फिर भी इक्वालिटी नहीं ला पा रहा है डेमोक्रेसी। पुअर कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर वोटर्स एंड नो पार्टी वुड लाइक टू लूज देयर वोट्स, येट democratically elected governments do not appear to be keen to address the question of poverty as you would expect them to. अब यार एक ऐसा देश जैसे कि हमारा देश है, हमारे देश के अंदर जो गरीब लोग हैं उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मात्रा में गरीब लोग मौजूद हैं, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई भी कैंडिडेट अगर सपोर्ट जीतना चाहता है तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो पुअर लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका भी समर्थन जीते, तभी वो जीत सकता है। तो उसको काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए पॉवर्टी की प्रॉब्लम की तरफ, पॉवर्टी को सॉल्व करने की तरफ, गरीब लोगों की तरफ, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है वो। लेकिन फिर भी जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, जब एक बार सरकार बन जाती है ना, फिर वो इग्नोर कर देते हैं पॉवर्टी को उतना ज्यादा, उसके लिए दे डू नॉट वर्क टू रिमूव दैट। ठीक है, सो यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है हम लोगों ने बेसिकली किस आउटकम को देखा था, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, कि क्या डेमोक्रेसी असमानता को हटाता है, क्या डेमोक्रेसी गरीबी को हटा पाता है। तो ऑब्वियसली हम लोग यहां पर डेमोक्रेसी से दो उम्मीदें लगाकर बैठे थे कि डेमोक्रेसी दो टाइप की जो इनइक्वालिटी है ना, एक है आपकी पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, एक है आपकी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, दोनों को ही हटाएगा। पॉलिटिकल इनइक्वालिटी जो थी, पॉलिटिकल रूप में जो असमानता थी, उसको तो डेमोक्रेसी ने हटा ही दिया है, क्योंकि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी पर ही बेस्ड है। तो हाँ, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी नाम की तो कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है डेमोक्रेसी में, क्योंकि राजनीतिक रूप से हर कोई बराबर है। लेकिन जब बात आती है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की, यानी कि बच्चों जब हम पैसे के मामले में तोलते हैं या गरीबी देखते हैं, या फिर ये देखते हैं कि देयर इज दिस इंक्रीजिंग गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, तो उस गैप को कम नहीं कर पा रही है डेमोक्रेसी। ऑल्दो करना चाहिए, गरीबों के लिए काम करना चाहिए, गरीबी हटाने की कोशिश करनी चाहिए, बट डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि बच्चों वही बात है कि नेता एक बारी इलेक्ट हो जाते हैं, एक बारी चुन लिए जाते हैं, फिर वो ये सब चीजें भूल जाते हैं, फिर वो कहते हैं यार हम तो पावर में, हमें क्या ही ये सब गरीबी वगैरह देखनी है ना। तो वही वाली बात है, दे काइंड ऑफ इग्नोर इट। तो वो जो गैप है रिच और पुअर के बीच में, वो कम नहीं हो पा रहा है, अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, पॉवर्टी तो है ही है।
ठीक है, ये वाली चीज है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि डेमोक्रेसी की वजह से पॉलिटिकल इक्वालिटी तो आई है, लेकिन इकोनॉमिक सेंस में, आर्थिक रूप में इक्वालिटी नहीं आ पाई है। गैप जो है रिच और पुअर के बीच में वो आज भी बन रखा है, चाहे कम हुआ होगा बट हाँ बन रखा है। फिर बात आती है लास्ट, यहाँ पे लास्ट तो नहीं है सॉरी, फोर्थ जो आउटकम हम लोग अचीव करवाना चाहते थे वो था अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। यानी कि बच्चों आप लोगों को तो पता ही है, अब भारत देश है, भारत देश इतना महान, इतने सारे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं। चाहे उनकी भाषा के बेसिस पे देखो, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग आपको मिल जाएंगे, चाहे आप उनकी वेशभूषा के बेसिस पे देखो, अलग अलग वेशभूषा वाले लोग, अलग अलग सोच विचार वाले लोग, अलग अलग हम बोल सकते हैं जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, हर टाइप के अलग अलग लोग आपको जो है सामाजिक तौर पर मिल जाएंगे। तो क्या इस सोशल डाइवर्सिटी को डेमोक्रेसी अकोमोडेट कर पा रही है? क्या इस सोशल डाइवर्सिटी को डेमोक्रेसी स्थान दे पा रही है? एक ही देश में इतने भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को रख पा रही है कि नहीं, पीसफुली रख पा रही है कि नहीं, ये हमको देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑलराइट, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। Do democracies lead to peaceful and harmonious life among the citizens? क्या डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने से आपके देश में जो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है उसके बीच में शांति बनी रहती है कि नहीं? क्या लोग हार्मनी में, पीस में रह पाते हैं कि नहीं? तो देखिए, no society can fully and permanently resolve the conflicts among the different groups, but we can certainly learn to respect these differences and evolve mechanisms to negotiate the differences. It is best suited to produce this outcome. बच्चों कोई भी दुनिया में ऐसा समाज नहीं है जहां पे लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। ये तो बिल्कुल रीजनेबल ही नहीं है ना कि आप ये सोचो कि यार कहीं पे लोग जो है ना एकदम ऐसे भगवान बन जाएंगे इंसान जो है, और वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, बहुत शांतिपूर्वक रहेंगे एक दूसरे से। हम लोग उठते ही ऐसे चिड़चिड़े, उसमें हम लोग खुद ही 2-4 लड़ाइयां तो सुबह सुबह ही कर लेते हैं, है ना। तो फिर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एक ऐसी सोसाइटी जो इतनी ज्यादा डाइवर्स है, जहां पे इतने डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, वो आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करेगी। ऑब्वियसली लड़ाई झगड़े तो होके रहेंगे, ठीक है, लड़ाई झगड़ों को आप नहीं रोक सकते, लेकिन उन लड़ाई झगड़ों को सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लड़ाई झगड़ों के साथ नहीं रहना है, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली लड़ाई झगड़े तो होकर रहेंगे, बट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि वी आर डिफरेंट, यू आर डिफरेंट, एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट दोज डिफरेंसेस। क्या ठीक है, मैं अगर हिंदू हूं तो हर कोई हिंदू नहीं है मेरे आसपास, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। समझिए, मैं अगर इस भाषा में बात करती हूँ, सपोज मैं पंजाबी भाषा में बात करती हूँ, तो मेरे को पता है कि यार हर कोई पंजाबी भाषा में बात नहीं करता, कोई बंगाली बोलता है, कोई ये बोलता है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यार आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, आई एम ऑल्सो डिफरेंट, अदर पीपल आर ऑल्सो ह्यूमंस, दे आर ऑल्सो डिफरेंट। डिफरेंसेस का ये मतलब नहीं है कि मेरे को अपने से जो अलग इंसान है उसके साथ ढिशुम ढिशुम करके लड़ाई ही करनी है, नहीं। आई कैन लर्न टू रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस। हमेशा जरूरी नहीं है कि मैं जो कहूंगी हर कोई मेरी हाँ में हाँ मिलाएगा। लोगों के सोचने का तरीका अलग हो सकता है, लोगों का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, एंड आई नीड टू रिस्पेक्ट दोज डिफरेंसेस। और अगर कोई लड़ाई झगड़े भी होते हैं तो उस लड़ाई झगड़े को सॉल्व करने का भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। और बच्चों डेमोक्रेसी यही मेक श्योर करता है। डेमोक्रेसी के अंदर हम ये नहीं है कि ग्रजेस होल्ड करके बैठे रहेंगे, लोग लड़ाई झगड़े करते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे उस चीज का। सो डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि बच्चों यही कोशिश करेगी कि अगर सिटीजन्स के बीच में कभी भी किसी चीज की कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। देयर इज अ मैकेनिज्म to negotiate differences and to solve all these conflicts, and democracy is best suited for that. कोई और टाइप की गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, वहां लड़ाई झगड़े करने देंगे, बट यहां पर लड़ाई झगड़ों को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और अब जो है बच्चों, a democracy must fulfill 2 conditions in order to achieve this outcome. कौन से आउटकम की बात की जा रही है? To accommodate social डाइवर्सिटी। तो सामाजिक अंतर, जो इतने ज्यादा सामाजिक भिन्नता है बच्चों, इतनी ज्यादा सामाजिक भिन्नता को अपने एक ही देश का हिस्सा बना के रखना, उनको पीसफुल तरीके से, हार्मोनियस तरीके से एक ही देश का हिस्सा बनाने के लिए डेमोक्रेसी को 2 चीजें इंश्योर करनी पड़ेंगी। किसी भी लोकतंत्र के अंदर ये 2 चीजें होनी ही चाहिए, तभी आपकी जो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है वो एक देश का हिस्सा बन के शांति से रह पाएगी। कौन सी है वो 2 चीजें? चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज है, इट इज नॉट सिंपली अ रूल बाय द मेजोरिटी, मेजोरिटी शुड ऑलवेज वर्क विद द माइनॉरिटी।
बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि देश के अंदर कोई तो, अब इतने अलग अलग लोग हैं, उनमें से कोई ना कोई मेजॉरिटी में होंगे, कोई माइनॉरिटी में होंगे। मेजॉरिटी माइनॉरिटी अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। मेजॉरिटी का मतलब है जो ज्यादा होते हैं नंबर्स में, हु आर मोर इन नंबर्स, जिनको हम बहुसंख्यक बोलते हैं, और माइनॉरिटी होती है जो कम होते हैं नंबर्स में, हु आर लेस इन नंबर्स, अल्पसंख्यक। ठीक है, अब हर जगह मेजॉरिटी माइनॉरिटी तो होगी, बट इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मेजॉरिटी रूल कर रही है और मेजॉरिटी का हुक्म चल रहा है, नहीं नहीं। ठीक है, हमेशा जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसको माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ में काम करना है। ओके, दूसरी चीज है, रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम अ रूल बाय द मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ द रिलीजन, रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। कभी भी मेजॉरिटी का रूल मेजॉरिटी कम्युनिटी का रूल नहीं बनना चाहिए। अब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि इस पॉइंट का मतलब क्या है। बच्चों जरा याद कीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं श्रीलंका का। ठीक है, श्रीलंका में क्या हुआ था? श्रीलंका में मेजॉरिटी लोग थे सिन्हाला लोग, और उन सिन्हाला लोगों ने अपनी मेजॉरिटी की बदौलत ऐसी सरकार चुनी, ऐसे सिन्हाला लीडर्स को इलेक्ट करा जिसके थ्रू उन्होंने एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट को फॉर्म करा। मतलब अगर वो सिर्फ, देखो सारे वोट तो कर ही रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि एक डेमोक्रेसी के अंदर मेजॉरिटी लोग जिसको वोट देंगे वही लोग सरकार बनाएंगे, बट वहां पे एक कम्युनिटी का रूल बन गया था। वहां पे वो लोग जो है शासन इस तरीके से करने लगे थे कि दे वर जस्ट फेवरिंग देयर ओन कम्युनिटी, ओनली द सिन्हाला पॉपुलेशन, और बाकी सबको इग्नोर किया जा रहा था। सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया है, गवर्नमेंट जॉब्स, यूनिवर्सिटी एडमिशंस में सबसे पहले प्रायोरिटी सिन्हाला एप्लीकेंट्स को दी जा रही है। उसके बाद जो सिन्हाला लोगों का धर्म है बुद्धिज्म, उसको जो है प्रायोरिटी दी जा रही है, और इन सब चीजों को प्रायोरिटाइज किया जा रहा था। मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट बन गई थी, एक कम्युनिटी का रूल वहां पर चालू हो गया था, और जो भी माइनॉरिटी थी, जो तमिल्स थे, उनको इग्नोर करा जा रहा था, उनको डिसरिगार्ड करा जा रहा था, उनकी एक बात नहीं सुनी जा रही थी। तो कभी भी अगर ऐसे रहेगा ना आपके देश में सिनेरियो कि मेजॉरिटी कम्युनिटी का रूल आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ देयर लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ देयर रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ देयर कास्ट, जहां पे सिर्फ स्पेसिफिकली एक ही कम्युनिटी को प्रेफर किया जा रहा है और बाकी सबको इग्नोर किया जा रहा है, तो दंगे होंगे, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आएगी, कॉन्फ्लिक्ट आएगी, इंस्टेबिलिटी आएगी, बहुत गलत हो जाएगा। तो यहां वही बोला जा रहा है कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड दोज हु आर इन मेजॉरिटी have an equal chance of being in the minority, and those who are in the minority should have an equal chance of being in the majority. इसका मतलब यह है बच्चों कि सपोज आज मैं देख रही हूं कि मेरे देश में ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सपोज मैंने आज बीजेपी को वोट दिया था और मैं देख रही हूं कि यार दैट मीन्स क्योंकि मेजॉरिटी लोगों ने उनको वोट दिया है तो आज मैं एक मेजॉरिटी का हिस्सा हूं। लेकिन कल को क्या होता है, 5 साल बाद सपोज मैं बीजेपी की गवर्नमेंट को फिर से वोट देती हूँ, लेकिन तब कांग्रेस की सरकार बन जाती है। तो क्या है, मेरे पास एक इक्वल चांस है कि मैं एक टाइम पे मेजॉरिटी ग्रुप का भी हिस्सा थी, बट आज मैं एक माइनॉरिटी का हिस्सा हो गई हूं, क्योंकि मैंने जिसको वोट दिया उनकी तो सरकार बनी नहीं, इस बारी कांग्रेस की सरकार बनी है। तो जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है वो शायद मेजॉरिटी ग्रुप का हिस्सा है। ठीक है, तो इट शुड बी लाइक दैट। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई इंसान जो है उसकी कभी सरकार बन ही नहीं सकती या कुछ हो ही नहीं सकता, नो नेवर। ऑलराइट, तो ये 2 चीजें ध्यान रखनी है। इन्हीं 2 कंडीशंस को अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पूरा करती है तभी आपके देश में सारे के सारे लोग शांतिपूर्वक तरीके से आपस में मिलजुल कर रह सकेंगे, नहीं तो नहीं रह सकते। ऑलराइट, तो 2 चीजें क्या है, इनको गांठ बांध लो, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, याद करके रखना। द फर्स्ट थिंग इज मेजॉरिटी को हमेशा माइनॉरिटी के साथ काम करना है। ठीक है, और दूसरी चीज है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी का रूल नहीं होना चाहिए, मतलब मेजॉरिटी का रूल कभी भी मेजॉरिटी कम्युनिटी के रूल में तब्दील नहीं होना चाहिए, जहां पे कोई एक कम्युनिटी सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए शासन कर रही हो। ठीक है, तो ये 2 चीजें याद रखिएगा। और आगे चल लेते हैं, यहां पर पार्ट 5 पे आ जाते हैं, डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। बच्चों ये है लास्ट आउटकम जिसको हमें करना है अचीव। और क्या ये अचीव करती है डेमोक्रेसी की नहीं करती, अभी पता चलेगा। तो लास्ट एक्सपेक्टेशन हमारी है कि डेमोक्रेसी लोगों को इज्जत देगी, लोगों को आजादी देगी। अब डिक्टेटरशिप के अंदर तो हम ये बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि डिक्टेटरशिप में तो भाई किसी को आजादी मिली नहीं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, डेमोक्रेसी स्टैंड्स, अब ये तो चलो एक पूरी फुल फ्लेजेड बिल्कुल श्योर वाली बात है कि डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। किसी भी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज्यादा सुपीरियर होता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब बात आती है इज्जत देने की और एक इंसान को फ्रीडम देने की, आजादी देने की। It is difficult for the societies which have been built for long on the basis of subordination and domination. अब आप बोलोगे मैम इसमें इतनी कोई बड़ी बात थोड़ी ना है,
इज्जत ही तो दे रहे हैं, आजादी ही तो दे रहे हैं, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं। बट यार क्या आप लोगों को भारत का इतिहास पता है? भारत, इंडिया एक ऐसी सोसाइटी जहां पर कास्ट बेस्ड सिस्टम चलता था, जहां पर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन चलता था, जहां पे एक मर्द और औरत के बीच में इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, सती प्रथा जैसी चीजें चला करती थी, विमेन वर सबऑर्डिनेटेड, विमेन एक तरीके से बहुत ज्यादा सफर करती थी। एक ऐसा समाज जिसका एक ऐसा इतिहास रहा है, वहां पे हर एक व्यक्ति को बराबर की इज्जत देना, बराबर की आजादी देना इज अ बिग थिंग, इट इज अ बिग थिंग। आजकल के टाइम पे क्या किसी के पास कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई भी ऐसा सामाजिक तबका है जिसके पास अनइक्वल राइट्स हैं, दूसरों के साथ कदम से कदम जो मिला के नहीं चल सकता? नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के आने से भारत के अंदर हर किसी को बराबर का दर्जा दिया गया है, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जेंडर का हो, एवरीवन इज इक्वल। ऑलराइट, केस ऑफ डिग्निटी ऑफ विमेन इन अ वर्ल्ड दैट इज हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड। ऑब्वियसली बच्चों एक दुनिया है जो कि मेल डोमिनेशन पर, पेट्रियार्कल सोसाइटी जो है चलती आ रही है, महिलाओं को बहुत ज्यादा जो है डोमिनेट करने की कोशिश की गई है, इज्जत नहीं प्रोवाइड करी जाती थी जितने आदमियों को प्रोवाइड करी जाती थी। बट नहीं, हमारे देश में तो जब से हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करा है, विमेन हैव बीन गिवन द सेम सोशल स्टेटस एज मेन, एवरीथिंग सिमिलर, ठीक है, एवरीवन इज बीइंग ट्रीटेड सिमिलरली, इन अ वेरी सिमिलर मैनर। हर किसी को बराबर इज्जत दी गई है, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, क्लास हो, कास्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है, एवरीवन हैज बीन गिवन द सेम स्टेटस। What is most distinctive about a democracy is that its examination never gets over. ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि as some people get some benefits, they ask for more and want to make democracy even better. यार बात ना कुछ ऐसी है कि आप लोग ना ये समझ लेते हो कि यार डेमोक्रेसी ना परफेक्ट है। हमने तो कभी भी नहीं बोला कि परफेक्ट है, इट्स नॉट परफेक्ट बट इट इज बेटर देन द रेस्ट। मार्केट में वही वाली एग्जाम्पल पे वापस आ जाते हैं कि मार्केट में जब शॉपिंग करने जाते हैं तो क्या देखते हैं, जो चीज सबसे ज्यादा अच्छी लग रही होती है उसको उठा लेते हैं हम, है ना, उसको खरीद लेते हैं। तो डेमोक्रेसी भी वही है। डेमोक्रेसी परफेक्ट सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है एक सारी आपकी दिक्कतों का, नहीं भाई, ठीक है। और डेमोक्रेसी का जो एग्जाम है ना, आप लोगों की तरह है भाई डेमोक्रेसी। जैसे आप लोगों के एग्जाम खत्म नहीं होते जिंदगी में, सोचते रहते हो यार ये एग्जाम दे लें, इसके बाद ये आएगा, फिर वो आएगा, वैसे ही डेमोक्रेसी का भी एग्जाम खत्म नहीं होता है बच्चों। देखिए, जैसे लोगों को कुछ फायदे मिलते हैं ना डेमोक्रेसी के, लोग और फायदे मांगने लगते हैं, लोग और ज्यादा डेमोक्रेसी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग इज इटसेल्फ अ टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। और क्योंकि लोग शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि पीपल वांट मोर, क्योंकि पीपल आर कंप्लेनिंग, इट इज अ टेस्टिमनी, ये एक सबूत है कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है। मैम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है, क्योंकि बच्चों डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एटलीस्ट आपको ये मौका तो दे रहा है, ये आजादी तो दे रहा है कि यू कैन स्पीक योर हार्ट आउट। क्या किसी और गवर्नमेंट में, क्या किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या आप लोगों के पास इतनी आजादी, इतनी फ्रीडम होगी? नहीं होगी, क्योंकि आप अपने व्यूज, अपनी ओपिनियंस को फुल्ली एक्सप्रेस कर सकते हो। इफ यू वांट टू कंडेम समथिंग यू कैन डू दैट, यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट टू, राइट। तो ये सिर्फ पॉसिबल ही एक डेमोक्रेसी में। और क्योंकि लोग और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ज्यादा कंप्लेन कर रहे हैं, और ज्यादा बेहतर बनाते जा रहे हैं डेमोक्रेसी को, ये चीज ही तो बता रही है कि यार डेमोक्रेसी इज सक्सेसफुल बिकॉज पीपल आर एबल टू एक्सप्रेस व्हाट दे फील, राइट। It transforms people from the status of a subject into that of a citizen. तो ये मेरी फेवरेट लाइन है इस चैप्टर की और आखिरी लाइन है, जहां पर ये लिखा है कि लोगों को एक सब्जेक्ट यानी कि प्रजा से एक नागरिक का दर्जा डेमोक्रेसी ने दिया है। एक टाइम पे राजा महाराजा होते थे, कहीं पर भी कब्जा करके लोगों को अपने कब्जे में लेकर क्या करते थे, अपना शासन चलाते थे, जो बोलते थे वही होता था, लोगों के एक नहीं सुनते थे। तो उस टाइम पर जो लोग होते थे वो हाँ हाँ हंजी राजा जी, हंजी राजा जी करते थे। तो वो लोग क्या थे, वो प्रजा थी जिनके पास ना तो कोई राइट्स थे, ना तो कोई से था, ना तो कुछ था, ठीक है, अपना कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो उस टाइम पे लोग प्रजा हुआ करते थे। लेकिन डेमोक्रेसी के आने से बच्चों उस प्रजा को ट्रांसफॉर्म करके एक नागरिक बना दिया गया, एक सिटीजन बना दिया गया। सिटीजन बनाने का मतलब है जहां पर एक इंसान के पास इतने ज्यादा राइट्स हैं, फ्रीडम है, इक्वालिटी है ना, जस्टिस चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। ये सब चीजें किसने करी है? एक डेमोक्रेसी ने करी है। सो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई है। ये चैप्टर बहुत प्यार से समझ में आ गया है। इसके सारे के सारे आउटकम्स अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट,
क्या ये इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट लेकर आता है, क्या ये सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर पाता है, क्या ये इनइक्वालिटी पॉवर्टी को रिड्यूस कर पाता है, क्या ये लोगों को डिग्निटी और फ्रीडम प्रोवाइड करता है। तो ये सारे आउटकम्स बच्चों आप लोगों ने देख लिए हैं और देख लिया कि कौन कौन सा आउटकम हम सही में प्रोड्यूस कर पाते हैं, कौन कौन सा नहीं भी कर पाते। तो यहाँ हमने कोई शुगर कोट तो करा नहीं है, सच्चाई बता दी है। और देखिए डेमोक्रेसी अभी भी बढ़ रहा है और बेहतर होने पे चल रहा है, एक आइडियलिस्टिक डेमोक्रेसी जो होती है उसकी तरफ चलता जा रहा है, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे कंप्लेन करेंगे उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, वो और बेहतर सरकार बनती जाएगी। ऑलराइट, समझ में आई है बात? हाँ जी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है ना, और आगे तो कुछ नहीं है। तो मिलते हैं अगली बारी। और कैसा लगा आज का चैप्टर, आज की क्लास, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ इस लेक्चर को कर दीजिएगा शेयर, जो कि है क्लास 10th में ऑब्वियसली। और बच्चों सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा, यहाँ पर नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। मैम सारे कमेंट्स पढ़ती हैं, आप लोगों का प्यार देखकर मैं और ज्यादा खुश हो जाती हूँ, मेरा दिन बन जाता है। तो वो भी जरूर कीजिएगा। और कौन सा नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है वैसे मुझे पता है, पर फिर भी लिख दो, ठीक है। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस, बाय, टेक केयर।